शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। खूबसूरती की मिसाल ताजमहल प्यार की निशानी माना जाता है, लेकिन इन दिनों विवाद के साए में है। ये वैसे अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन इस विवाद को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विवाद पर पर्दा डालने से समस्या और गंभीर हो जाती है। लेकिन विवाद अगर सच्चाई से सुलझ जाए तो कोई समस्या नहीं रहती, समस्याएं खत्म हो जाती। इसीलिए इस विवाद का हर पहलू आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। मामला हालांकि कोर्ट में और विवाद ताजमहल के तहखाने में मौजूद उन 22 कमरों को लेकर है जिन्हें दशकों से खोला नहीं गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई है और इन तहखानों को खोलने की मांग की गई है। अभी कोर्ट का आदेश नहीं आया है, लेकिन ये पूरा विवाद क्या है, इसे जानने समझने के लिए हमारी टीम ताजमहल गई। देखिए जरा। जिस ताज की खूबसूरती की दुनिया दीवानी है, पीढ़ियों तक लोगों ने जिस ताज को मोहब्बत की निशानी समझा, अब उसी ताजमहल के इतिहास पर विवादों का साया है। दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल के अतीत को नए सिरे से खोजने की कोशिशें हो रही हैं। सवाल ताजमहल के उन 22 कमरों को लेकर उठ रहे हैं जिन पर ताला जड़ा है। शाहजहां ने जब मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया तो सोच ये थी कि दुनिया इसको आके देखे और देखकर कहे कि वह ताज क्या बात है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर से आके लोग जब इसको देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल ताजमहल विवादों के बीच में है। 22 के आंकड़े ने इसको घेर रखा है और आखिर ताजमहल के अंदर उस 22 कमरों का रहस्य क्या है, कहानी क्या है, करीब से दिखाने का हम प्रयास करेंगे, वो भी ताजमहल के अंदर। ताजमहल को लेकर विवाद की शुरुआत इतिहासकार PNO की किताब टू स्टोरी ऑफ ताज से शुरू होती है। इस किताब में ताजमहल के शिव मंदिर होने से संबंधित कई दावे किए गए थे। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि ताजमहल में मुख्य मकबरे या चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं जिन्हें बंद कर दिया गया। उनमें मूर्तियां होने की थ्योरी भी दी गई। के अंदर आप जाएंगे तो आपको वो 22 कमरे नजर आएंगे लाइन से। अगर मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँ तो वो आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे से इस लाइन से आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जो है वो कमरे नजर आते हुए दिखाई देंगे। देखेंगे आप तो इस खिड़की से, इस जाली से आप देख सकते हैं सामने की तरफ आपको नजर आ रहा होगा कुछ आकृति और राइट साइड में आपको एक दरवाज़ा नजर आ रहा होगा। इसी दरवाजे से अंदर जाकर उन 22 कमरों के गेट जाते हैं। जो मेन गेट हमने दिखाया वो अंदर जाने का एक रास्ता है। भारतीय और इस्लामी वास्तुकला की अनोखी शैली से बना ताजमहल आर्किटेक्ट की मिसाल है। दावा किया जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में यमुना के किनारे सफेद संगमरमर से इसे बनवाया था। लेकिन इसके स्ट्रक्चर को लेकर इतिहासकारों के भी अपने अपने दावे हैं। जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो मुस्लिम स्ट्रक्चर है, नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हिंदू आर्किटेक्चर है। और 16वीं शताब्दी में ये वर्णन मिलता है। अगर शोधपरक दृष्टि से देखें, बादशाह नामा जो किताब है जिसके अंदर बादशाह का पूरा जीवन लिखा गया, उसके अंदर उन्होंने इस बिल्डिंग को पहले से निर्मित लिखा है और कहा है कि जो कि पहले से निर्मित है, अच्छा बिल्डिंग है, उसी के अंदर जो बेगम है उसको दफनाया जाए। तो अगर पहले से ये बिल्डिंग थी तो राजा जयसिंह और बाद के मान सिंह, बहुत सारे हिंदू राजाओं ने इस इमारत का निर्माण किया, बहुत भव्य निर्माण किया। और शाहजहां के कार्यकाल से, यानी कि जब उनका शासनकाल प्रारंभ हुआ, उससे लगभग 8 वर्ष पूर्व ये बिल्डिंग थी। इसके भी वर्णन मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्यटक हिंदुस्तान में आए जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इस बिल्डिंग का वर्णन किया है, शाहजहां के साम्राज्य से, उसके शासनकाल से पहले का किया है। ताजमहल और तेजो महाले के विवाद के बीच ताजमहल के तहखाने में बने 22 कमरों को खोलने की इजाजत देने के लिए लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि ताजमहल के 22 कमरे खोले जाएं ताकि पता चल सके कि उसके भीतर देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हैं या फिर नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दाखिल याचिका में कहा गया कि ताजमहल के 22 बंद कमरों में तेजो महाले के पुख्ता सबूत है, जो सबूत हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के रूप में है। उन सभी 22 कमरों को खोला जाए ताकि मंदिर या इबादतगाह वाले विवाद का अंत हो सके। याचिका दायर होने के बाद एक बार फिर ताजमहल और तेजो महाले का विवाद सुर्खियों में है। दावा किया जाता है कि ताजमहल के 22 कमरे मुगल काल से बंद हैं, जिन्हें 1934 में सिर्फ निरीक्षण के लिए खोला गया था ताकि ये पता चल सके कि उनकी हालत कैसी है।
पिछले 350 साल से ज़्यादा समय से वो कमरे बंद हैं। ताजमहल की मरम्मत करने के दौरान उन कमरों को खोलने का प्रयास ज़रूर किया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा खोलने की कोई स्थिति नहीं बन पाई। और अब ये सवाल उठ के आ रहा है कि आखिर इन 22 कमरों के अंदर जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जिनके बारे में लगातार चर्चा की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि एसआई अब तक इन कमरों को नहीं खोल पा रहा है। ऐसे में अगर ये कमरे खुलते हैं तो क्या चीज़ें सामने निकल के आएंगी, यही तमाम रहस्य बना हुआ है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं वो स्थान ताजमहल के अंदर, एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं कि ये वो कमरे आपको नज़र आ रहे होंगे अंदर की तरफ, जहाँ पर इस समय तमाम लोग ये सोचते नज़र आ रहे हैं कि आखिर जो अब कवायद निकल के आई है, आखिर जो बातें निकल के आ रही हैं, आखिर ये कहा जा रहा है कि ताजमहल के अंदर धरातल में 22 कमरे जो बंद हैं, उनके पीछे क्या कारण है, आखिर वो अब तक बंद क्यों हैं, और अगर उनको खोला जाता है तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ सकती हैं। ताजमहल को लेकर आज तक आपने जो भी पढ़ा, जो भी सुना या जो भी देखा, अब उसके इतिहास को नए तरीके से लिखने की तैयारी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि शाहजहां और अकबर के समय बनाई गई इमारतों के आर्किटेक्चर भी अलग पद्धति के थे। सुलह कुल की अकबर की नीति है, शाहजहां की नहीं है। अकबर ने जो निर्माण कराया है आगरा के लाल किले के अंदर, उसके अंदर जरूर उसने हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यताओं, मुगल आर्किटेक्चर से अलग जैन आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बहुत सारे आर्किटेक्चर इस्तेमाल किए। लेकिन शाहजहां की किसी बिल्डिंग के अंदर मिस्र आर्किटेक्चर या मुस्लिम आर्किटेक्चर से, ईरानी अरबी आर्किटेक्चर से अलग कोई हिंदू आर्किटेक्चर का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। अगर यहाँ स्पेशल किया होता तो ऊपर की साइड भी किया होता, लेकिन वहां कहीं पे ऊपर नहीं है। अगर ताजमहल के तहखाने में बंद दरवाजे खुलेंगे तो क्या विवाद हमेशा के लिए दफन हो जाएगा या फिर सवालों का एक नया सिलसिला शुरू होगा? आगरा से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे ताजमहल को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है, पहले भी अलग अलग तरह के दावे होते रहे हैं। कुछ संगठन कहते आए हैं कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था, जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। दरअसल तेजो महालय नाम सबसे पहले एक मराठी किताब से आया, जिसके लेखक पीएन ओक ने 1960 से 70 के दशक में ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और लाल किले को लेकर कई किताबें लिखी थी। पुरुषोत्तम नागेश ओक उर्फ पीएन ओक ने ताजमहल द ट्रू स्टोरी नाम की एक किताब लिखी, जिसमें ताजमहल की जगह शिव मंदिर होने की बात कही गई। किताब में दावा किया गया कि ताजमहल एक शिव मंदिर या राजपूताना महल था, जिसे शाहजहां ने कब्जा कर मकबरे में तब्दील कर दिया। ओक ने दावा किया कि ताजमहल से हिंदू अलंकरण और निशान हटा दिए गए और जहां निशान हटाने में दिक्कत आई उन्हें बंद कर दिया गया। ओक ने अपनी किताब में दावा किया था कि ये स्मारक 1155 में बना था, यानी कि मुगलों के शासन के से दशकों पहले। पुरुषोत्तम नागेश ओक उर्फ पीएन ओक एक पत्रकार और इतिहास लेखक हैं, जो हिंदू विचारधारा इतिहास के पुनर्लेखन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ताजमहल एक शिव मंदिर, फतेहपुर सीकरी एक हिंदू नगर जैसी किताबें भी लिखी हैं। सिर्फ ताजमहल के 22 कमरों को लेकर ही विवाद यहाँ पर नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे ताजमहल को लेकर भी इतिहास के पन्ने पलटने की कोशिश हो रही है। जयपुर राजघराने की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि ताजमहल उनकी प्रॉपर्टी है। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ताजमहल मुगलों की नहीं बल्कि उनके पुरखों की विरासत है, जिस पर शाहजहां ने जबरन कब्जा किया। ताजमहल के 22 कमरों के राज से पर्दा उठाने की मांग के बीच जयपुर रॉयल फैमिली ने भी ताजमहल पर दावा ठोक दिया है। जयपुर राजघराने के सदस्य और बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ताजमहल जयपुर के पूर्व राज परिवार का पैलेस था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। कि जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में मुआवजा दिया। लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी।
ताजमहल को लेकर उपजे विवादों के बीच साक्ष्य और दस्तावेज भी सामने लाने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल से राजा जय का जुड़ाव था, ताजमहल विवाद में अब कई सारे साक्ष्य भी निकल के आ रहे हैं। एक साक्ष्य ऐसा है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि शाहजहां ने राजा जय सिंह को पत्र लिखा और पत्र में इस बात की डिमांड करी कि वो चाहते हैं कि जहां पर आज ताजमहल है उस जगह को, उस महल को, जिसका नाम राजा मानसिंह महल था, उसको शाहजहां को दिया जाए और बदले में 4 महल जो जयपुर के आसपास राजस्थान में थे वो उनको देने को तैयार है। ताजमहल और राजा जय सिंह का कनेक्शन जानने के लिए हम ताजमहल इतिहासकार राजकिशोर शर्मा के पास पहुंचे, जिन्होंने दस्तावेज के सहारे ये दावा किया कि शाहजहां ने जय सिंह को ताजमहल के बदले 4 महल देने की पेशकश की थी। जय सिंह से ये बिल्डिंग उसने ली थी शाहजहां ने, और इसके बदले में उसको 4 बिल्डिंगें दी थी। उसका जो परपत्र था, जो उसका फरमान है, उसकी कॉपी मेरे पास है। ये फरमान है, फारसी में लिखा हुआ है, नीचे मुगल सम्राट की मोहर है इसके में, और ये इसका हिंदी अनुवाद है। इसमें लिखा है, इस प्रतिष्ठित आज्ञा पत्र द्वारा ज्ञात हो जो प्रसन्नता से अंकित है, जिसे प्राप्त हुआ है सम्मान प्रकाशित होने का तथा प्रतिष्ठा घोषणा की है। इसके अलावा जो मुख्य चीज है वो इसमें कहाँ लिखी है? मुख्य चीज ये है कि इसके बदले में ये 4 इमारतें दी जा रही हैं। इसमें लिखा है कि मुख्य चीजें राजा भगवान दास की हवेली, राजा माधो सिंह की हवेली, रूप सिंह बैरागी की हवेली, चांद सिंह सुपुत्र सूरज सिंह की हवेली इसके बदले में दी जा रही है। और ये मूल फरमान इस जगह सुरक्षित है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जगह, ये फरमान जो डॉक्यूमेंट है वो सुरक्षित रहेगा। ताजमहल को लेकर छिड़ी जंग के बीच सांसद दिया कुमारी ने दावा किया है कि ताजमहल की जमीन उनके पुरखों की थी, जिनसे जुड़े दस्तावेज उनके पोथी खाने में मौजूद हैं। अगर अदालत दस्तावेज मांगेगी तो वो मुहैया कराए जाएंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा है कि इन्होंने, किसी ने आवाज़ उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोथी खाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सांसद दिया कुमारी का दावा सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि ताजमहल को लेकर ये विवाद नया नहीं है। इससे पहले हिंदू संगठन दावा कर चुके हैं कि ताजमहल से पहले वहाँ शिव मंदिर था, जिसे तेजो महालय नाम से जाना जाता था। अब ताजमहल किसकी प्रॉपर्टी है, इसे लेकर दावों का दौर भी शुरू हो गया है। जयपुर से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ताजमहल के 22 कमरों को लेकर उठे विवाद के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI से जांच कराने की याचिका दायर की गई। इस याचिका का ये मकसद बताया गया है कि ताजमहल के इतिहास से जुड़े कथित विवाद को आसानी से सुलझाया जा सके। फरवरी 2018 में ASI ने आगरा कोर्ट में एफिडेविट में कहा था कि ताजमहल के शिव मंदिर या तेजो महालय होने का दावा काल्पनिक है। एफिडेविट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुका है कि ताजमहल के किन हिस्सों को खोला जाए और किन्हें बंद रखा जाए। लिहाजा ताजमहल की किसी भी पुनर्समीक्षा का कोई सवाल ही नहीं रह जाता। ASI के मुताबिक सुरक्षा वजहों से ताजमहल के नीचे जाने वाले रास्तों और कमरों को बंद रखा गया था। फिलहाल याचिका पर फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ताज के 22 बंद दरवाजों को खोलना आसान नहीं होगा। और वो कैसे, इसे समझते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा रखने वाली इमारत से छेड़छाड़ के लिए करोड़ों रुपए खर्च होंगे। साथ ही हाई लेवल एक्सपर्ट्स की कई टीमों की जरूरत पड़ेगी। ताज के बंद दरवाजों को खोलने में एक अड़चन ये भी है कि ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है और इसीलिए यूनेस्को भी इस मामले में दखल देगा, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में किसी भी ढांचे से छेड़छाड़ करने के लिए यूनेस्को से डिस्कस करना पड़ेगा और अपनी बात वहां पर रखनी भी होगी। दावा किया जाता है कि मुगल काल के बाद कभी भी ताजमहल के तहखाने में मौजूद 22 कमरों को खोला ही नहीं गया। हालांकि कहा यह भी जाता है कि ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमोली फर्श के नीचे बने 22 कमरों को सिर्फ एक बार यानी कि 1934 में निरीक्षण के लिए खोला गया था। तब क्या हुआ था ये फिलहाल किसी को पता नहीं। ASI के रिकॉर्ड में 22 कमरों का जिक्र जरूर है, लेकिन आज तक उन्होंने उन कमरों को नहीं देखा, क्योंकि वहां जाने की किसी को इजाजत ही नहीं है। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ताजमहल में 22 तालों में बंद मंदिर का कोई राज मौजूद है या फिर ये सिर्फ पूरी कल्पना है।
मगर इस रात से पर्दा उठता है तो विवादों का बवंडर हमेशा के लिए शांत जरूर हो जाएगा। ताजमहल के तहखानों की जांच के लिए याचिका कोर्ट में है, फैसला अदालत को करना है। लेकिन इस बीच मंदिर मस्जिद से जुड़े कई और विवाद इस वक्त साथ साथ चर्चा में चल रहे हैं। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। दावा ये किया जा रहा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह पर 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। अब इस मामले में दाखिल याचिका में ईदगाह मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग हो रही है। ठीक इसी तरीके से वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा करने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई के बाद हिंदू मंदिर के सबूत की तलाश के लिए कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए। एक बार फिर से सर्वे एक बार हो भी चुका है। आगे सर्वे होगा या नहीं होगा, इस पर कोर्ट को ही फैसला करना है, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर पर सवाल उठाए गए हैं और इसीलिए कोर्ट को यह भी तय करना है कि क्या कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा दावा काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सामने आया है। अदालत के आदेश पर जिस वीडियोग्राफर को मस्जिद में सर्वे करने भेजा गया था, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने अपनी आंखों देखी बातें हमसे शेयर की हैं। 9 तस्वीरों में मस्जिद के अंदर से झांकते मंदिर का सच क्या है वो दिखाते हैं आपको। काशी विश्वनाथ के करीब ज्ञानवापी में क्या हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के सबूत हैं? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए अदालत के आदेश पर सर्वे हो रहा है। लेकिन हमारे पास ज्ञानवापी मस्जिद की परिसर की कुछ तस्वीरें हैं, जिनके आधार पर हिंदू धर्म की प्रतीकों के वहां मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। ज्ञानवापी के अंदर की दीवार पर मौजूद निशान साफ साफ तो नहीं दिखते, लेकिन इन तस्वीरों के आधार पर याचिका दायर करने वालों का दावा मजबूत नजर आता है। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर मंदिरों में लगने वाले घंटे की तराशी हुई तस्वीरें दिखाई देती हैं। यहीं पर दक्षिण की ओर सनातन आस्था का प्रतीक स्वस्तिक चिन्ह भी दिखाई देता है। शिव प्रतिमा के आगे रहने वाली नंदी की मूर्ति तो है ही, उसके सामने फूल की लताएं दिखाई दे रही हैं। उत्तर और पश्चिम के कोने से चीजें स्टार्ट हुई, मतलब सर्वे स्टार्ट हुआ। जो भी शिलापट्ट आगे लगा हुआ था, उन सब चीजों पे क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, कैसे बनी हुई हैं, और जो बात आ रही थी कि खुरेज की किया जा रहा है कुछ चीजें, तो ऐसा बात कही गई थी। खुरेज के ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा था। सपोज अगर आप यहाँ पे धूल लगी हुई है, अब मेरे को ये चीज देखनी है, तो हम हाथ से ऐसे कर दिए, थोड़ा सा धूल उठा, थोड़ा सा फूंक दिया उसको, तो चीजें जो साफ दिखी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। वीडियोग्राफर विभाष ज्ञानवापी के अंदर बंद कमरे तक तो नहीं जा सके क्योंकि विरोध शुरू हो गया था, लेकिन विभाष ने मस्जिद के अंदर सनातन आस्था के कई सबूत दिखने का दावा किया है, जिसमें ब्रह्मा जी के कमल से लेकर विष्णु जी के शेषनाग की तस्वीरें शामिल हैं। फूलों की लड़ियां देखी, जो फूल ऐसे बने होते हैं, और ठीक सामने वाली दीवार पे अंदर की तरफ घंटा भी टंगा हुआ है, जो तराश के बनाया गया है, जो पूरी तरह से तराश के बनाया गया हुआ है। उसकी चैन दिख रही है, पूरी चैन लटक रही है, फिर नीचे घंटा बना हुआ दिख रहा है, फिर उसके बगल कलाकृतियां बनी हुई हैं, जो ये महसूस होती हैं या जो लगती हैं कि हाँ हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई चीज। घंटा किस तरफ, श्रृंगार कौली स्थल की तरफ है या मस्जिद की तरफ है? मस्जिद की दीवार पे, मतलब जहाँ पे पश्चिम वाली दीवार पे, जहाँ एंट्री है, जहाँ नहीं है? नहीं, जहाँ एंट्री नहीं है, मतलब जहाँ आप नहीं जा पाओ, आपने दूर से देखा? दूर से देखा उसको मैंने, दूर से देखा। मस्जिद के निकट या मस्जिद के पास? सर जी, मस्जिद की दीवार पे। वैसे ज्ञानवापी के अंदर की तस्वीरें कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने भी देखी हैं, लेकिन मस्जिद कमेटी ने उन पर सवाल उठा दिए हैं, लिहाजा उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। केवल यही कह रहे हैं कि मैंने आदेश के पालन में सद्भावपूर्वक, ईमानदारी से और निष्पक्षता से कार्य किया है। आगे आपत्तियां जो हैं वो आती हैं, उनका निस्तारण करना न्यायालय का है, मेरा अधिकार इसमें नहीं है। क्या एक सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने देखा, आपने क्या देखा वहाँ पर, क्या चीजें आंखों देखी नजर आई? ऐसा कुछ नहीं, मैंने जो है अभी कुछ बताने के लिए मैं नहीं हूँ। क्या वहाँ प्रतिरोध, जो भी कहूँगा न्यायालय में कहूँगा। वहाँ प्रतिरोध किस बात का था, प्रतिरोध किस बात का हो रहा था? कुछ भी नहीं, जो भी मैं कहूँगा न्यायालय में कहूँगा, आप लोग मुझसे कुछ न कहवाएं।
ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम जारी रहेगा या नहीं, कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं, अभी फिलहाल इन सवालों पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। लेकिन मस्जिद के अंदर जो हिंदू प्रतीक नजर आए हैं, उनसे इस पूरे मामले को नया मोड़ मिल सकता है। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव और रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आईपीसी की धारा 124 है यानी राजद्रोह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा, इसको भी समझेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए अच्छी खबर सच्ची। आजकल बढ़ रही है, देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी और सच्ची जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूं ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती, देश से देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक? देशद्रोह कानून पर कोर्ट में क्या बोली मोदी सरकार? सुप्रीम कोर्ट की रोक से कैदियों पर क्या होगा असर? शुभ मंगल सावधान, देखिए श्वेता झा के साथ रात 10:04 पर। चले रुक करते अगली अच्छी खबर का। सुप्रीम कोर्ट से जो सख्त फैसले की उम्मीद की जा रही थी वो उम्मीद फिलहाल पूरी होती नजर आ रही। सुप्रीम कोर्ट में IPC की धारा 124A यानी कि राजद्रोह को लेकर सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक इस कानून का री एग्जामिन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है, यानी कि इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं आ जाता, तब तक इसके तहत कोई केस दर्ज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पहले से दर्ज मामलों में भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को इस कानून पर फिर से विचार करने की इजाजत दे दी है। 124A पर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या आदेश दिया है, बता रही मेरी सहयोगी अनीशा माथुर। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून पर लगाम कस के लगा दी है। ये कहा गया है कि कोई नई FIR या प्रक्रिया राजद्रोह कानून के अंतर्गत नहीं की जाएगी और अगर की जाती है तो आरोपी के पास पूरा हक है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और कोर्ट आज दिए गए आदेश और केंद्र सरकार के कहे बात पर गौर करते हुए ही उस केस की सुनवाई करे। कोर्ट ने आज ये भी साफ कर दिया कि जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही FIR है या ट्रायल हो रहा है, उन पर भी कोई प्रक्रिया फिलहाल नहीं की जाएगी राजद्रोह कानून के अंतर्गत। अगर आरोपी के ऊपर और भी आरोप है और भी धाराएं लगी हैं, तब भी कोर्ट में जो ट्रायल है या जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो इस हिसाब से की जाए कि राजद्रोह के आरोप के अंतर्गत उसका कोई असर ना पड़े। अब इन सब का एक बड़ा असर इस बात पर भी पड़ेगा कि जितने लोगों के खिलाफ अब तक FIRs हैं, जितने लोग फिलहाल जेल में बंद हैं, वो भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, वो भी रिलीफ मांग सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि सभी को बेल दीजिए, पर ये ज़रूर कहा है कि इन सब के केस जल्द से जल्द सुनवाई पे लाए जाएं। साथ ही साथ सरकार को भी कहा गया है कि आप अपना जो पुनर्विचार कर रहे हैं, जो भी कंसिडरेशन कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द करें। ये मैटर अब जुलाई में सुना जाएगा और अब देखना ये होगा कि सरकार आगे इस इशू पे क्या करती है। 152 वर्षों में पहली बार देशद्रोह कानून को सस्पेंड किया गया है, उस पर ब्रेक लगाई गई, लेकिन ये आखिरी फैसला नहीं है। केंद्र सरकार इस पर विचार करके अपनी राय सुप्रीम कोर्ट को देगी और उसके बाद ही कोर्ट अंतिम निर्णय लेगा। इस मामले में केंद्र सरकार का रुख ये है कि कानून को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाए, बल्कि इसका दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। फिलहाल कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी है। यहाँ आपको हम ये समझाते हैं कि इस कानून के तहत देश में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2010 से 2022 तक, यानी कि पिछले अगर हम 12 सालों की बात करें तो करीब 13,000 लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार चाहे जो भी हो, इस कानून के तहत गिरफ्तारी कमोबेश एक जैसी रही है। 2011 में जब UPA सरकार थी तो सबसे ज़्यादा 130 मामले सामने आए। 2015 में NDA सरकार के दौरान एक साल में 39 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2016 में 72 केस दर्ज किए गए। 2014 से 2019 के बीच 559 लोगों पर कानून के तहत गिरफ्तारी हुई और दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ 10 लोगों को ही दोषी ठहराया गया है। अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 5 राज्यों में 2010 के बाद करीब 65% केस दर्ज किए गए हैं और इसमें बिहार सबसे आगे है, जहां पर सबसे ज़्यादा यानी कि 168 मामले दर्ज हुए हैं। और इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां 139 केस दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 115, झारखंड में 62 और कर्नाटक में 50 केस दर्ज किए गए हैं।
ये कानून अंग्रेजों ने 1870 में बनाया था और इसका पहला इस्तेमाल 1897 में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ हुआ था और इस कानून के तहत महात्मा गांधी पर भी केस दर्ज हुआ था। यानी कि इसके जरिए अंग्रेजी सरकार आज़ादी के आंदोलन को कुचलना चाह रही थी। आज़ाद भारत में इस कानून की जरूरत पर अरसे से बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए इस कानून को काफी हद तक नरम कर दिया था और साफ कर दिया था कि सरकार की आलोचना राजद्रोह नहीं है। फिर भी 124 के तहत लगातार हो रही गिरफ्तारी चिंता का सबब रही है और दिलचस्प बात यह है कि इस कानून को बनाने वाले ब्रिटेन में 2009 में ही इस कानून को खत्म कर दिया गया था। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और फिलहाल इसे सस्पेंड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐप आधारित टैक्सी का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों से जुड़ी एक गुड न्यूज़ आपको दे देते हैं। देश भर में तमाम शहरों में लोग ओला उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए अब केंद्र सरकार सख्त हो गई है। एक दिन पहले इसी सिलसिले में एक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इन कंपनियों को तलब किया था और व्यापार के लिए गलत तरीके से व्यापार करने को लेकर फटकार भी लगाई थी। सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कैब सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनियों ने अपने सिस्टम में सुधार नहीं किया और ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राहकों की शिकायतों पर सरकार हुई गंभीर। ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी। नहीं बंद की मनमानी तो होगी कार्रवाई। जी हां, आजकल की इस भागती दौड़ती जिंदगी में ओला उबर जैसे ऐप आधारित टैक्सी सर्विस की जरूरत शहरों में हर किसी को पड़ती है। दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम, बाजार जाना हो या रेलवे स्टेशन या फिर कहीं घूमने, टैक्सी सर्विस देने वाली ये कंपनियां आपको छोटी कार से लेकर बड़ी कार और बाइक की सुविधा तक बिना किसी परेशानी के मुहैया कराने का वायदा करती हैं। लेकिन इनके वायदों के उलट सच्चाई ये है कि कई बार ग्राहकों के लिए ये सुविधा सहूलियत से ज्यादा परेशानियां खड़ी कर देती है। इन्हीं परेशानियों से आप कभी ना कभी दो चार हुए होंगे और हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत भी की होगी। ग्राहकों की इन शिकायतों में मनमाने तरीके से राइड कैंसिल करने और एक ही जगह के लिए अलग अलग किराया वसूलने जैसी शिकायतें बहुत अहम हैं। हालांकि ये कंपनियां इन शिकायतों को दूर करने और अपनी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए ग्राहकों से सुझाव भी लेती हैं, मगर कोई समाधान नहीं निकलता। और अब जब हेल्पलाइन नंबर्स पर ग्राहकों की शिकायतें बढ़ने लगी तो सरकार को टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए दखल देना पड़ा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस सिलसिले में ओला उबर के अलावा मेरू, रैपिडो और जुगनू जैसी कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सरकार की ओर से कंपनियों को अपने सिस्टम में सुधार करने और ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने की हिदायत दी गई। ऐप आधारित टैक्सी बेस्ड कंपनियों को सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि इनको अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, वरना इनके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने बुलाया है, मीटिंग की है और उसके बाद तमाम कैब एग्रीगेटर्स इकट्ठा हुए और साफ तौर पर उनके सामने चर्चा की गई। ये कंपनियां ग्राहक वैसे ओला उबर को लेकर बहुत से लोगों की शिकायतें भी रही हैं। क्या क्या शिकायत होती है, क्या क्या परेशानियां लोग फेस करते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। हम तो ओला उबर ही करते हैं, लेकिन इस बार जो उबर कर रहे हैं, अभी भी मैं बुक करने ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन एक भी ऊपर नहीं ले रहे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट लेते हैं, एसी ऑन नहीं करते हैं। वही दिक्कत हम लोग फेस कर रहे हैं अभी। आजकल वो ये पूछते हैं कि ये ओला मनी से पे करोगे या कैश से, तो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न वो पूछते हैं, बट उस रीज़न से भी वो बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि हम कैब बुक करते हैं तो जब ये आ जाते हैं तो पहले तो आते नहीं, कहते कैंसिल कर दो मैम, फिर हमें कहते हैं कि मैम पर्सनल लेवल पे आप हमें कॉल करके हम आपकी बुकिंग करेंगे, बट वो लोग जैसे हम उबर वालों को कॉल करते हैं वैसे बुकिंग नहीं होती। वो एसी नहीं चलाते हैं, जब उनसे कई बार बोल दो तब वो एसी चलाते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब वो किसी और को छोड़ रहे होते हैं तब लास्ट मोमेंट पे वो उसको मतलब कि कैंसिल कर देता है। तो हाँ, ये दो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है अभी तक।
उम्मीद है कि इन परेशानियों से जल्द ग्राहकों को राहत मिलेगी। और अब चलते चलते आज की दिलचस्प खबर आपको दिखाते हैं। एज इज जस्ट अ नंबर। ये बात हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर बिल्कुल सही फिट बैठती है, क्योंकि अक्सर लोग 87 साल की उम्र में बीमारियों की गिरफ्त में आने के बाद चारपाई पकड़ लेते हैं, लेकिन चौटाला साहब ने 87 साल की उम्र में शिक्षा के प्रति अपने लगाव को साबित किया। उन्होंने 10वीं के बाद अब 12वीं की परीक्षा पास कर ली है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने 3 दिन पहले इंटरनेशनल लोकदल के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला को मार्कशीट और सर्टिफिकेट दिया। और उनकी इस कामयाबी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के अलावा अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी उनको बधाई दी है। और अपने ट्वीट में अभिषेक बच्चन ने #10वीं, क्योंकि हाल ही में उनकी फिल्म भी आई थी 10वीं और वो भी चौटाला साहब पर ही आधारित थी, उसको टैग किया है। कहा है कि फिल्म में अभिषेक का निभाया गया किरदार ओम प्रकाश चौटाला से बिल्कुल मिलता जुलता था। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। ये है